किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए इस करेक्शन में, किस तरह से आपका कॉन्डक्ट होना चाहिए, चाहे वो पोर्टफोलियो लेवल पे हो, चाहे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लेवल पे हो, ये सब जवाब देने के लिए हमारे साथ गौतम शाह जुड़ रहे हैं गोल्डीलॉक्स रिसर्च के। गौतम, आप हमारे फेवरेट हाइब्रिड एनालिस्ट हैं। हमने देखा है कि अब आपने फंडामेंटल एनालिस्ट भी अपनी टीम में शामिल कर लिए हैं। उनके इनपुट से आपके चार्ट्स को और स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस तरह के बाजार में सबसे पहले आपका ब्रॉड व्यू क्या है? हम करेक्शन बॉटम के आसपास हैं कहीं, किसी विसिनिटी में? एग्जैक्ट बॉटम तो एकदम माप पाना बहुत मुश्किल है, बट आपको लग रहा है एक फेज बन रहा है बॉटम जैसा, या अभी नहीं कह सकते? थैंक्स फॉर हैविंग मी। वेल देखिए, ये जो फॉल है ये कभी ना कभी तो होता ही, क्योंकि हम हम 20 महीने से देख रहे हैं कि हर बार एक छोटी सी करेक्शन आती है, 5%, 7%, 10%, और उसके बाद इमीडिएटली मार्केट घूम जाता है और फिर नई नई हाइस की ओर चला जाता है। तो ये एक ट्रेंड रहा है पिछले 20 महीनों का। बट अभी जो हुआ है पिछले 6-7 दिनों में, मुझे लगता है कि मार्केट कुछ एक अलग सिग्नल कर रहा है, क्योंकि जब रिकवरी आई 16,600 से 18,200 तक, और जिस तरह से फॉल आई है 5 दिनों में, द पेस ऑफ द फॉल इज वेरी अनकंफर्टेबल। ये चार्ट्स को काफी डिस्टर्ब कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट अब ये पूरे 18-20 महीने का जो तेजी है उसको रिट्रेस करना चाह रहा है। तो हो सकता है कि हम एक थोड़ी सी लंबी कंसोलिडेशन में चले जाए। इस साल के स्टार्टिंग में जब हमने बात किया तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा इस साल के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए, क्योंकि सारे जो पॉजिटिव्स है इंडिया के और ग्लोबल मार्केट्स के, वो मोर और लेस प्राइस्ड इन है। और जिस तरह की यूएस मार्केट्स की अभी मूवमेंट थी पिछले 2 हफ्तों में, मुझे लगता है कि दिस विल नॉट हेल्प द इंडियन मार्केट्स एट ऑल। सो थोड़ा सा मार्केट एनवायरमेंट थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है, 16,900 के आसपास अच्छी सपोर्ट है, यहां से एक रिकवरी आएगी। हो सकता है कि हमें 17,300 और मैक्सिमम 17,600 एक रिकवरी मिल जाए, बट ओवरऑल बेसिस पे आई थिंक मार्केट अभी भी शॉर्ट टर्म एक डाउन ट्रेंड में है, और लगता है कि नवंबर का जो लो था वो वापस एक बार धीरे धीरे टेस्ट हो सकता है। तो इमीडिएट रिकवरी मुझे लगती नहीं है, ऐसी कोई मेजर साइंस है नहीं। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, उसकी चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी खराब हो गए हैं। और जिस तरह का स्मॉल कैप इंडेक्स में हाई था, और जिस तरह से पेनी स्टॉक्स चल रहे थे एक महीना पहले, वो एक बस थी, एक उनके बारे में, ये सब रेड फ्लैग्स थी। तो अगले हो सकता है कि 2-3 महीने मार्केट एक लार्ज रेंज में रहे। अगर आप रेंज के बारे में पूछे तो नीचे में 16,000, ऊपर में 18,000, और इस रेंज में अगर मार्केट स्पेंड करके कंसोलिडेशन करे बिफोर द नेक्स्ट लेग अप, आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। बहुत अच्छी बात बोली आपने गौतम कि नियर टर्म में एक शॉर्ट रिबाउंड, एक शॉर्ट, क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी से तो रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, लेकिन आप प्रीवियस लोज के टेस्ट होने को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। तो इस साल कोई जल्दी नहीं है कि आप पूरा पैसा एक साथ डाल दें। परहैप्स फेज्ड बाइंग बेटर रहेगी। आपने पेनी स्टॉक्स और विदाउट फंडामेंटल वाले स्टॉक्स के बारे में बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे एक मजाक भी चलता था कि कचरा खिलेगा, तब तक तो समझ में आता था, लगान का एक डायलॉग था, लेकिन अब लोग शाबाश कचरा भी करने लगे थे, क्योंकि उनको पेनी स्टॉक्स में जो गेन्स बन रहे हैं उसमें ज्यादा मजा आने लगेगा था। एनीवेज, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जहां पे अर्निंग्स और कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखे, आपने रियल एस्टेट स्टॉक्स देखे जहां पे वॉल्यूम्स और अर्निंग्स काफी अच्छी हैं, उनमें से कोई बास्केट बनाना क्या उचित होगा जहां पे करेक्शन आ जाए 20-25%, लेकिन अर्निंग्स एक्चुअली इंप्रूव ही होती चली जा रही हैं? कुछ आपके नाम आते हैं आपके मन में? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस मार्केट में आपको कहां पोजीशन होना है, कि आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में पोजीशन होना है कि लार्ज कैप्स में पोजीशन होना है। पिछले 18 महीनों में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने इंडिसेस से बेटर रिटर्न दिया, और ये एक थीम थी, चाहे वो ए ग्रेड मिड कैप हो, बी ग्रेड हो या सी ग्रेड हो। बट अब जिस तरह का मार्केट एनवायरमेंट है, मेरे हिसाब से ब्रॉडर मार्केट से एक लंबी सी करेक्शन में चली जाएगी, कंसोलिडेशन में चली जाएगी। वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्वालिटी ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स अच्छा रहेंगे। तो आपको टॉप 50 मिड कैप और टॉप 50 स्मॉल कैप में रहना है। बट द रियल अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स में रहेगी। तो अगले 2-3 महीनों में या 6 महीनों में जो टॉप 50, टॉप 100 लार्ज कैप्स है, जो कई कंपनी जो आपने रेफर किया, जैसे बैंक्स हुए, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, हमारे हमेशा से फेवरेट्स रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनीज, मैं हमेशा से बोलते आया हूं पिछले 6-8 महीनों में कि एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। तो इस डिप में बैंक्स, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर तो कमिटमेंट बनाना ही है। और बाकी के जो सेक्टर्स है, वहां पर क्या प्रॉब्लम्स काफी है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद, अगर आप मेटल्स में देखें, फार्मा में देखें, अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद वो चल रहे
रहे नहीं है। तो ज्यादा नाम अपने ये ना है नहीं इस लेवल्स पे जहां पर आप कमिटमेंट बनाए। जैसे मैंने कहा, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, बैंक्स में रहिए, आई थिंक उसमें आपको सेफ्टी भी मिलेगी और अल्फा भी बनेगा। गौतम, बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। जैसे आप ये भी कह रहे हैं ना, थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और आपने जैसे बैंकिंग में आईसीआईसीआई का भी नाम लिया, ऐसे आप अभी जो सेक्टर हमको बता रहे हैं कि जैसे कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, रियल एस्टेट है, क्या इनमें भी दो दो नाम आप बता सकते हैं? क्योंकि आपके सुनने के बाद मेरा पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिव भी होना चाहिए, सिलेक्टिव भी होना चाहिए, शेयर बता देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूँ, मैंने हमेशा यही 8-10 नाम लिए हैं। तो चाहे वो बैंकिंग में आईसीआईसीआई और एसबीआई हो, जो हमारे टॉप पिक्स रहे हैं ऑल अलोंग। रियल एस्टेट में हमें डीएलएफ और ओबरॉय रियलिटी और ब्रिगेड को देख के चलना है। मेरे हिसाब से ये अगले 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम में अच्छे करेंगे। कैपिटल गुड्स में हमें एल&टी और सीमेंस में रहना है। एल&टी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स इन द लास्ट 3 महीनों में, जब मार्केट ने ये करेक्शन देखा। ये 3 सेक्टर्स में तो मुझे ये बेस्ट लगते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट प्रॉक्सी की बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड अच्छा लगता है। टेलीकॉम की बात करें तो रिलायंस और भारती अच्छा लगता है। बजाज फाइनेंस डिप्स पे अच्छा लगता है। टाटा मोटर्स ऑटोज में अच्छा लगता है। तो अगर आप ये 8-10 स्टॉक के अगर आप बास्केट बनाएं तो बाजार कुछ भी हो जाए, जब भी स्टेबिलिटी आती है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स आपको अच्छी रिटर्न देके जाएगी। राइट, प्लेजर टू हैव यू ऑलवेज प्रियंका हियर। हम बिल्कुल मान रहे हैं आपकी बातों से विश्वास और हौसला भी बढ़ रहा है व्यूअर्स का जाहिर तौर पर। लेकिन क्योंकि आप क्लियरली कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है, कुछ और हफ्ते वीकनेस रह सकती है, बाउंस आने की वी कैन नॉट रूल आउट अ बाउंस। लेकिन ऐसे में एक बार अगर मैक्रो इन्वायरमेंट को अगर हम अपने व्यूअर्स को समझाना चाहें कि आगे आने वाले समय में किस तरह की चाल, कौन सी इकोनॉमिक डिसरप्शंस या कौन सी डिसरप्शंस आपको इस साल मेजर दिखती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये वॉलेटिलिटी रहेगी? देखिए, डिस्ट्रप्शंस तो काफी है। लोग फेड के बारे में बात करते हैं। ऑयल प्राइसेस अगर आप देखें तो नाइमेक्स क्रूड वापस $85 के लेवल तक चला गया है। एक इंटरनेट स्टॉक्स जो इंडिया में बात हो रही है और वर्ल्ड ओवर बात हो रही है, और जिस तरह के वैल्यूएशंस पे वो ट्रेड कर रहे थे और हर तरह की स्टोरी मार्केट में बिक रही थी और सक्सेसफुली बिक रही थी, मेरे हिसाब से ये सारे रेड फ्लैग्स थे। और प्रॉब्लम क्या होता है कि इंडियन मार्केट हमेशा सेफ टेरिटरी में रहता है जब तक यूएस मार्केट्स ठीक रहे या क्वाइट रहे या शांत रहे। पर पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ है कि यूएस मार्केट्स में इतनी बड़ी फॉल आई है ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के बाद, और ये फॉल अच्छी नहीं लग रही है। तो यूएस में भी जो हम लोग इंडेक्स जो ट्रैक करते हैं वो है रसेल 2000, क्योंकि वो एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है और उसमें हमने पिछले 2 हफ्तों में एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन देखा। तो मुझे लगता नहीं है कि यूएस मार्केट इतनी जल्दी से बॉटम आउट करेगा, वहां पर और वीकनेस रहेगी और वॉलेटिलिटी रहेगी। और क्योंकि ये 18 महीने बाद हो रहा है तो थोड़ा सा पोटेंशियल है। और कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट, ये सारे फैक्टर्स का इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में रहेगा। और मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स जल्दी से नए लाइफ टाइम हाइज नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि अगले 2-3-4 महीने वो एक रेंज में रहे, एक करेक्शन में चले जाए। निफ्टी में फिर भी सपोर्ट रहेगी, क्योंकि देखिए एसआईपी मनी 11,500 करोड़ हर महीना अभी भी आ रहा है, तो क्वालिटी स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिलेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी टॉप 50, टॉप 100 में रहिए, और जहां पर अर्निंग्स नहीं है, जहां पर एक स्ट्रक्चरल स्टोरी नहीं है, उससे दूर रहिए। कुछ सेक्टर लीडर्स की बात करते हैं डिफेंसिव स्पेस में से। गौतम, डिवीज लैब करीब 55-5600 का हुआ करता था, अभी नीचे में 37-3800 दिखा दिया। विप्रो भी एक खराब नंबर, जबकि विप्रो बाकी सारे लार्ज कैप आईटी में काफी स्ट्रांग फंडामेंटल रहा, खराब नंबर और 750 वाला ऑलमोस्ट 550 की तरफ 600 की तरफ आ गया था। इन दोनों के चार्ट्स पे आपको क्या लगता है, क्या ये भी ऑल्सो अटेम्प्ट किए जा सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए? देखिए, मार्केट की यही खासियत है कि जब हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं और 3 साल होल्डिंग पीरियड और 5 साल होल्डिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं, हर कोई वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकता है। कौन सोचा होगा कि डीवीज लैब जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इतनी बड़ी फॉल आ सकती है? कौन सोचा होगा कि विप्रो जैसी कंपनी जो एक बेलवेदर स्टॉक रही है और जिसने इतना अच्छा रिटर्न दिया पिछले 2 सालों में, उसमें इतनी बड़ी फॉल आ सकती है? तो ये एक रियलिटी है कि आपको थोड़ा सा मार्केट में टाइमिंग भी देखना पड़ेगा। बट
अगर आप ओवरऑल बेसिस की बात करें तो आईटी में विप्रो अभी भी हमें अच्छा लगता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू गेट इन। फार्मा में मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, बट मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहूंगा। और फार्मा में जो स्टॉक हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में रखे हैं वो है सन फार्मा। तो हमें तो सन फार्मा अच्छा लगता है। डीवीज की चार्ट अभी भी अच्छी नहीं है, और इस मार्केट में यू डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, क्योंकि किसे मालूम कि कहां पर ये सब स्टॉक्स बॉटम करेंगे। तो जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है, बैंकिंग में एलएनटी में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है, सन फार्मा में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है, भारती में दिख रहा है। हमें उन शेयरों में रहना है, क्योंकि वो शेयर जब भी मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है उसमें ज्यादा रिकवरी आएगी। गौतम, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फ्रंटलाइन शेयर्स में ही रहना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट के लीडर भी हैं और मार्केट को वो ही फील गुड करवाएंगे। लेकिन रिटेलर का पार्टिसिपेशन टिपिकली थोड़े मिड कैप स्टॉक्स में भी जाता है। अगर आपकी स्टडी कुछ मिड कैप को लेकर भी है, अगर वो भी आप बता पाएं तो, मिड कैप स्टॉक्स में या किसी पर्टिकुलर थीम पे। देखिए सच कड़वा है, मगर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अगर आप वीकली चार्ट्स देखें तो वो काफी खराब हो चुके हैं पिछले एक हफ्ते की फॉल में। और मेरा ये मानना है कि जो ये हायर हाई और लाइफ टाइम हाई जो स्मॉल कैप इंडेक्स ने बनाया, मेरे हिसाब से वो अभी जल्दी से वो क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि और अगर इंडेक्स व्यू पॉजिटिव नहीं है तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स अच्छा नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल मैं आपको 2-3 थीम्स बताता हूं, जो अगर किसी का 1 साल से 3 साल का टाइम फ्रेम है तो उसमें कमिटमेंट बनाना चाहिए। सो शुगर और एथेनॉल का थीम है, ऑटो एंसिलरी का थीम है, ईवी का थीम है, टेक्सटाइल का एक थीम है, डायग्नोस्टिक एक थीम है। तो ये 3-4 जो पॉकेट्स है, इसमें इस फॉल में आप कमिटमेंट बनाइए, बट विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 to 3 years। बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कोई भी स्टॉक ऐसा है जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं हो या जिसमें अर्निंग्स नहीं हो, उससे प्लीज दूर रहिए, क्योंकि कई शेयरों के हो सकता है भाव ही नहीं आए। तो केयरफुल रहना बनता है। लेट द मार्केट स्टेबलाइज, उसके बाद अब हम मिड कैप्स में हो सकता है बजट के बाद ध्यान दें। ऑलराइट गौतम, बजट की अगर बात कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अब कई सारी बातें निकल कर आती हैं, डिफेंस के लिए एक बूस्टर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाहिर तौर पर वील आल्सो वॉच आउट की गवर्नमेंट के क्या इस बार स्टेप्स रहते हैं, लेकिन आप किन सेक्टर्स के लिए एक कोई पॉजिटिव सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन से सेक्टर्स पर आपका खास फोकस होगा? देखिए, सिंस आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, मैं बजट पे उतना ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि हमारे लिए तो एक सिंपल बार है। बट अगर पिछले साल की बात करें तो बजट के पहले 6 दिन के लिए मार्केट ने 1000 पॉइंट का फॉल देखा और बजट ने वो टर्न अराउंड करा दिया। अब ये वापस होता है कि नहीं, मुझे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है। बट मैं डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर और कंजम्पशन थीम, इंडिया का जो कंजम्पशन थीम है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा बजट पे। और मुझे लगता है कि वहां पर कुछ एडवांटेजेस, ऑटो स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स, आई थिंक ये जो सेक्टर्स है जो मैंने कहा, मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। मगर बजट आई एम श्योर विल ब्रिंग इन वॉलेटिलिटी, क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल एनवायरनमेंट है, बजट उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं इंडिया के लिए। आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस ग्लोबल फैक्टर्स आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। राइट। गौतम, जो डिफेंस पीएसयूज हैं, भारत डायनेमिक्स, एचएएल, बीईएल, बीईएमएल, वो एक पॉकेट था जहां पे काफी रीजन था लास्ट 1 साल में स्ट्रेंथ भी दिखी, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल नेचर बदल रहा था। गवर्नमेंट पुश की वजह से उनके कैश फ्लोज की विजिबिलिटी बढ़ रही थी और ये अंडर ओन स्पेस था। ये भी करेक्शन में देखना चाहिए क्या? आपको कुछ नेम स्ट्राइक करते हैं क्या स्पेस में? पीएसयूज, मेनली डिफेंस पीएसयूज। हाँ, डिफेंस पीएसयू तो अच्छे लगते ही है। इनफैक्ट बीईएल तो हमारा फेवरेट रहा है पिछले 12 महीनों में। और पीएसयू एज अ बास्केट मेरे हिसाब से एक वापस उसमें फ्लेवर आएगी, क्योंकि एक तो डिविडेंड यील्ड एंगल इतनी स्ट्रांग है, और अगर आपको कोई सेफ स्टॉक्स लेना है इस लेवल्स पे, तो काफी जो पीएसयू स्टॉक्स है अक्रॉस द बोर्ड, आई थिंक मेरे हिसाब से वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज योर डिविडेंड यील्ड्स आर एक्सीलेंट, रूम टू फॉल इज नॉट देयर। बट जरा सा भी अगर मार्केट स्टेबल होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें ऑब्वियसली काफी हलचल हो रही है, तो पीएसयू एक ऐसी बास्केट है जो वापस आ सकती है। पीएसयू बैंकिंग में हमें हमेशा से एसबीआई और कैनरा बैंक अच्छा लगा है, बीईएल, बीईएमएल हमेशा से अच्छा लगा है, आरईसी, पीएफसी अच्छा लगा है। इस सब में हो सकता है कि बड़ी तेजी नहीं बनी हो, बट देन ओवरऑल आपको आपके पोर्टफोलियो को ये स्टेबिलिटी देती है। सो हाँ, मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा एक्सपोजर पीएसयूज में या तो फंड के थ्रू या डायरेक्ट इक्विटी करके चलना चाहिए। आई थिंक अगले 6 से 12 महीनों में ये अच्छी रिटर्न देनी चाहिए। राइट। गौतम, क्योंकि डिजिटाइजेशन के इस थीम पर हमने देखा कि कई सेक्टर्स में बाउंस बैक आया, अच्छा मूव दिखा, अच्छा पैसा भी बना इन्वेस्टर्स का, लेकिन अभी भी आपको बाय नाउ पे लेटर या फिर ऐसे सेक्टर्स जो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी वेल्थ क्रिएशन लगती है?
देखिए प्रॉब्लम क्या है कि सारे जो पॉजिटिव्स है ना वो सब डिस्काउंटेड है। आजकल के बाजार में मार्केट जो 3 साल बाद होने वाला है ना वो मार्केट आज डिस्काउंट कर देता है। 5 साल 7 साल पहले हम सोचते थे कि मार्केट 6 महीना या 1 महीना आगे डिस्काउंट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि मार्केट कितना आगे तक डिस्काउंट कर चुका है, और मेरे हिसाब से काफी जो ये इंटरनेट स्टॉक्स है और आईटी स्टॉक्स है, जो आईटी की इतनी बड़ी थीम की बात हो रही है, वो सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है। और अगर कोविड निकल रहा है दुनिया से और हमारे देश से, तो आई थिंक आईटी का जो एक टेलविंड था वो हो सकता है कि एक बार के लिए चला जाए। सो जिस तरह का सिनारियो है, मेरे हिसाब से जो इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक्स है, नए जो आईपीओज है, इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि ये कहां जाके रुकेगा। ये सब ओवर ओन्ड है, ये सब फ्रेंजी में आए थे जब बाजार अच्छा चल रहा था, और ये सब में किसी को भी माथा नहीं। आई विल रिकमेंड योर व्यूअर्स टू स्टे अवे फ्रॉम देम। हो सकता है कि एक आध चल जाए, अच्छा रिबाउंड कर जाए, बट आई थिंक सेकेंडरी मार्केट को जो लिस्टेड स्टॉक्स है जिसमें 10 साल 15 साल 20 साल की हिस्ट्री है और जिसमें अर्निंग्स है, मेरे हिसाब से वो काफी बेटर है आज के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में। गौतम, ऑटो स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? हालांकि मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि ईवी वाले आप शेयर्स बता दीजिए, लेकिन ये बात तो सच है कि ये एक ऐसे जोन से निकल रहा है कि अगले 5 साल में शायद ऑटोस को लेकर हम अलग ही तरह की कमेंट्री पढ़ें और अलग ही तरह के फंडामेंटल्स हों। तो आपका ऑटो पे टेक क्या है? कौन सी अच्छी कंपनीज है जहां पे अभी भी वेटिंग की जा सकती है? देखिए ऑटो ओवरऑल बेसिस पे अच्छा लगता है। ईवी थीम तो है ही बहुत बड़ा। लोग इसके बारे में भी थोड़ा मजाक उड़ाते हैं कि ये काफी क्राउडेड हो गया है, बट मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है इंडिया और वर्ल्ड के लिए, जो अगले 5 से 7 साल 10 साल में रहेगा। तो इसमें जो क्वालिटी कंपनीज है टॉप में, तो टाटा मोटर्स बहुत क्लियर फेवरेट है। आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल, तो इसमें ज्यादा कुछ छानबीन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑटो थीम प्ले करना चाहते हैं एज अ डायरेक्ट प्रॉक्सी टू द ईवी थीम, तो टाटा मोटर्स आई थिंक इज वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इनटू फ्रॉम अ 6 to 12 मंथ टाइम फ्रेम। सो ये जो मार्केट फॉल है, ये मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ऑटो स्टॉक्स में अभी भी उतनी क्लैरिटी है नहीं। जैसे आप हीरो मोटो को देखें या बजाज ऑटो को देखें या मारुति को देखें, अभी भी एक ब्रॉडर रेंज में है। बट आई थिंक इफ आई हैव टू पिक 2 स्टॉक्स, इट वुड बी टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। मेरे हिसाब से ये 2 स्टॉक्स काफी अच्छे करेंगे अगले 1 साल। गौतम, एक आखिरी सवाल, एक छोटे स्पेस के बारे में आपने ब्रीफली टच अपॉन किया, लेकिन फंडामेंटल्स पे काफी बदलाव हो रहे हैं वहां पे, और वो है टेक्सटाइल स्टॉक्स, मेनली एक्सपोर्टर्स, गोकुलदास, केपीआर मिल्स, एसपी अपैरल्स, वर्धमान। लिस्ट बहुत बड़ी है और इस बार देखने में आ रहा है कि उनको काफी अच्छा टेलविंड मिल रहा है। गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और अपैरल एक्सपोर्ट्स में काफी पुश दे रही है। लेकिन चार्ट्स पे आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की बात करें तो कौन से स्टॉक अच्छे लगते हैं? अजय जी, प्रॉब्लम ये है कि टेक्सटाइल का भी जो सारे जो पॉजिटिव्स थे ना, वो काफी ऑलरेडी प्राइस में है, वो डिस्काउंटिंग हो चुकी है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो मार्केट को पिछले 6-8 महीनों में पहले ही पता था, और उसके कारण ही ये सारे जो शेयर है ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स हो चुके हैं। और इसने आपने देखा होगा कि जब उनके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो चलते नहीं है। जो टाटा स्टील में हुआ, टाटा स्टील का इतना अच्छा रिजल्ट आया, उसके बावजूद भी वो वहां से वो 20% गिर गया है। तो ये समझना जरूरी है कि इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है टेक्सटाइल के लिए। बट हमारे जो फंडामेंटल एनालिस्ट और मैं जो लोगों से सुनता हूं कि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर आप 3 से 5 साल का व्यू रखें तो, और भी अगर थोड़ी बहुत मार्केट में वीकनेस आती है तो एक अगले 3 से 4 महीनों में ग्रेजुअल टॉप स्टॉक्स में जो टॉप 5 और 7 स्टॉक्स है, उसमें ग्रेजुअली एक एसआईपी करना चाहिए, जस्ट टू प्ले द नेक्स्ट 3 to 5 year थीम। सो शॉर्ट टर्म अवॉइड, बट लॉन्ग टर्म यूज इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। राइट गौतम, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत ही कामली और बहुत कॉन्फिडेंटली हमारे व्यूअर्स को बताया कि इस करेक्टिव फेज को किस तरह अप्रोच करें। ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टर्स दोनों ही कैटेगरी के लिए आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं इस करेक्टिव फेज का। परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपने समय के लिए।